हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉप्स फॉर यू में। दोस्तों, आज का वीडियो संजय कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए है और एंट्रेंस टेस्ट के लिए साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले तो उसको अच्छी तरह से समझिए, देखिए। और यहाँ पे बेसिकली आप ये देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ईजी है या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये आप बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस करवाया जाए प्रैक्टिस, ठीक है, उसके अलावा भी आप बुक्स या फिर यूट्यूब या गूगल से इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और एंट्रेंस टेस्ट का अच्छा से तैयारी कीजिए और एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाइए ताकि आपका एडमिशन हो सके। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप संजय कॉलेज रांची से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन और साथ में करते जाते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि टोटल 20 क्वेश्चंस रहने वाले। ठीक है, इसके अलावा भी आप ज़रूर कहीं से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि हिंदी में सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले एक वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन हिंदी में करवाइए, तो इसलिए हिंदी में यहाँ पर लेकर आया हूँ। इंग्लिश में करने का उतना टाइम नहीं मिला। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करने में बहुत सारा समय लग जाता है, इसलिए यहाँ पे हिंदी में ही समझिए। अगर जिनको समझ में नहीं आया तो वो गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट में जा करके आप इजीली ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं अगर कहीं पर समझ में ना आए तो। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है हिंदी में हम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है भाई? निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में? यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसी तरह से आपका एंट्रेंस टेस्ट में भी रहेगा 4 ऑप्शन और इस तरह के मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा आपके एंट्रेंस टेस्ट में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही उत्तर है या फिर सही आंसर है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ठीक है, और एक चीज़ ख्याल रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आपको डिटेल में बताऊँ, क्योंकि मैं वैसे टीचर हूँ नहीं तो आपको डिटेल में सारा चीज़ समझा नहीं सकता। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आए तो आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि इस तरह का जो क्वेश्चन है एसआई मात्रक वगैरह, तो इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे आपको मिले आप एक बार रट लीजिए, देख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका ऑप्शन ए सही होगा, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर उत्तल लेंस की क्षमता की बात की जाए तो धनात्मक होती है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगर यहाँ पे बात किया जाता अवतल लेंस की तो उसकी क्षमता होती है ऋणात्मक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन चौथा, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फोकस अंतर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है +5D, -5D, -2D, +2D। ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं मालूम तो यहाँ पे बता दूँ कि इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। ठीक है, यहाँ पे P जो है पावर है, मतलब कि क्षमता है, वह ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे F जो है ये आपका फोकल लेंथ है, मतलब फोकस अंतर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला बैठा करके आपको निकालना होता है। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो जब भी आपको निकालना हो फोकस अंतर तो आपको ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है ए अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। आपको बताना है कि जो भी बाइक होती है या फिर कार होती है उसके मिरर में कौन सा यहाँ पे दर्पण यूज़ किया जाता है। सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहाँ पे आपसे प्रकाश का चाल पूछा गया है जो कि निर्वात में। ठीक है, तो निर्वात में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि इसका ऑप्शन ए सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। यहाँ पे पूछा गया है दर्पण का सूत्र। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर लेंस का सूत्र या फिर दर्पण का सूत्र पूछा जाए तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखना है कि दर्पण का सूत्र पूछा गया है या फिर लेंस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपका इस तरह का, तो यहाँ पे ज़्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये फॉर्मूला है, ये भी जो भी सूत्र है यहाँ पे, ये आपका सही होगा, ठीक है। अगर ये प्लस को हटा करके यहाँ पे माइनस लगा दिया जाए तो ये लेंस का सूत्र हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस रहने दिया जाए तो ये दर्पण का सूत्र हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए लेंस का सूत्र तो माइनस लगा देना है, और यहाँ पे पूछा जाए दर्पण का सूत्र तो यहाँ पे प्लस लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब आप किसी वस्तु को, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आपके आँख के किस भाग में उसका प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि उसका चित्र बनता है, ठीक है। ऑप्शन है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है। इसमें आपका अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ का प्रतिबिंब जो है, चित्र जो है, छाया जो है, आपके रेटिना या दृष्टिपटल पे बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ये जो क्वेश्चन है आपका सिंपल भी रह सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, इस किस सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन यहाँ पे जो भी वाक्य हैं आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिंपल यहाँ पे ये ढूंढना है कि किस कारण की वजह से यहाँ पर तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन के सिद्धांत पर, परिकिरणन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। क्योंकि अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो तारे टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ पर वायुमंडल है, वायुमंडल में कई तरह के यहाँ पे धूलकण है, वायु है, जिसके कारण से जो है जो प्रकाश आती है तारों से वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या फिर जरा दृष्टि दोष, या फिर वर्णांधता। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको पहचानने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप जो है आंसर पहचान सकते हैं। अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि सामने का जो वस्तु है, चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती है, तो उसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि जो दोष क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अगर दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है तो फिर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि निकट की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। नेत्र निकट स्थितियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता तो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जब एक स्वस्थ मानव हो तो वो कितने निकट या फिर कितने दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यहाँ पे मानव का नेत्र सक्षम है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 25 सेंटीमीटर जो है निकट दूरी के लिए है और दूर दूरी के लिए यहाँ पे अनंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण भाई। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूँ, इसका सही आंसर, सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो मानव की आंखें होती हैं, मान लीजिए ये आंखें हैं, तो इसकी व्यास क्या होती है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है, वही पूछा गया है। अगर ये आँख है तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे गेस करने वाला नहीं है, इसको आपको याद रखना होगा। इसका ऑप्शन ए है, ये सही है, ठीक है। 2.3 सेंटीमीटर आँख की व्यास क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, वाट। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का पूछा गया है, तो प्रतिरोध का होता है सी, ऑप्शन सी, ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15,
विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो बल्ब होता है, ठीक है, जो इस तरह का बल्ब होता है, तो यहाँ पर जो इस तरह का जो तार लगी हुई रहती है वो किस धातु का बना हुआ रहता है? तो यहाँ पे आपको बताना है वो चीज़। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ऑप्शन बी टंगस्टन का बना हुआ रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, या फिर रसायन शास्त्री थे, या फिर भूवैज्ञानिक थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि माइकल फैराडे किसके लिए प्रसिद्ध थे? खगोल शास्त्री के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए, या फिर किसके लिए? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। भौतिक शास्त्र के वो ज्ञाता थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पवनों का देश कहा जाता है भारत, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका? यहाँ पे आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन जो है ये जनरल नॉलेज का भी है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जनरल नॉलेज में भी आ सकता है। यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जैव गैस जो है एक उत्तम ईंधन है, लेकिन इसमें मीथेन जो गैस होती है, मतलब कि CH4, ये कितने प्रतिशत पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपको वो चीज़ बतानी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। 75% जो मीथेन गैस होती है वो जैव गैस में पाई जाती है, जिसके लिए ये उत्तम ईंधन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है जो कि बढ़ते जा रहा है? तो O2, NH3, CO2, NO2। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, तो आपको ये मालूम होना ही चाहिए। CO2 के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, या फिर ईंधन? तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए 20 क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी आपको यहाँ पे मिलेगा सिर्फ 20 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संचारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन? आपने अगर सही से पढ़ा हो 10th क्लास तो आपको मालूम होगा कि जब भी यहाँ पे लोहा में जिंक चढ़ाते हैं, जिंक का लेपन यहाँ पे चढ़ाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सही है? यहाँ पे एक केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। एक ही केमिकल फार्मूला का यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर करके दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको पहचानना है कि कौन सही है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन बी सही है, Na2CO3 10H2, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? यहाँ पे आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानकारी है, तो आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी ये आपका सही है, CaO+2HCl, ये दोनों रिएक्शन करके आपको यहाँ पे देगा CaCl2+H2O। आप यहाँ देखेंगे जब एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे जब यहाँ पे CaO, मतलब यहाँ पे जो CaO है और 2HCl है, इन दोनों के बीच जो है ये जो केमिकल एलिमेंट्स है इनके बीच विस्थापन होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ Ca और यहाँ पे लग गया Cl2, ठीक है। ये जो Cl है और ये 2 है, ये लग करके यहाँ पे हो गया CaCl2, और यहाँ पे H और 2 बच करके और यहाँ से ले करके O यहाँ हो गए H2O। तो इस तरह के जो अभिक्रिया होते हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी? यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन जो हम सांस लेते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ इसका सही आंसर है ए, उपचयन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, तो आपको चूज करना है। तो इस तरह का जो भी रासायनिक सूत्र है जो मेनली आपको कॉमन लगते हैं उसको याद कर लेना है, ठीक है। इस तरह के रासायनिक सूत्र भी आपके एंट्रेंस टेस्ट में आ सकते हैं, तो आपको याद कर लेना है। यहाँ पे आपको पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूँ CaSO4 ये जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, ठीक है।
कोई भी लवण या फिर उदासीन जो विलयन होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है वो आपको बताना है। तो जब आप पीएच स्केल देखते होंगे तो यहाँ पे बीच में आपको देखने को मिलता होगा ये होता है लवण, ठीक है। उसके बाद इधर ऊपर में होता है क्षारक जिसको हम कहते हैं बेस, और ये होता है इधर एसिड, ठीक है। तो जब हम एसिड के तरफ आते हैं तो इधर जो है ये माइनस होते जाता है, पीएच वैल्यू जो होता है माइनस होते जाता है, और जब हम इधर बढ़ते हैं तो ये प्लस में होते जाता है। तो उदासीन कब होता है? लवण में, ठीक है, मतलब कि सॉल्ट में। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है ये बीच में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बैगनी, ठीक है। जब ना तो अम्लीय रहेगा ना ही क्षारीय तब बैगनी दिखता है, और जब लिटमस पत्र में अम्ल डाला जाता है तो वो हो जाता है लाल, और जब डाला जाता है क्षारक तो वो हो जाता है नीला। तो इस तरह से ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पीएच में पी सूचक है ए पुषांश, पावर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पीएच में पी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ पुषांश होता है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ये जर्मन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है शक्ति, और पीएच का अगर हम बात करें तो पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की शक्ति। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, मेथनोइक अम्ल जो है यहाँ पे चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर उपधातु? तो यहाँ पे पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबे और जस्ता के मिश्रण से बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस, द्रव, गैस, कोई भी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव। द्रव अवस्था में जो है कमरे के ताप में मरकरी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे ऑप्शन सही है बी, हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? इस तरह के आपको 3 से 4 सूत्र देखने को मिलेगा, अल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का। तो ये तीनों का सूत्र जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन या फिर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है सी, मतलब कि नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.01%, बी 0.05%, 0.03%, 0.02%। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.03%, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन जो है इसको क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। जो भी यहाँ पे आवर्त सारणी होती है मतलब कि पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वर्ग, आवर्त, अपर रूप, कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ए, वर्ग, मतलब कि ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? मतलब कि Fe की जो यहाँ पर परमाणु संख्या होती है वो आपको बताना है। तो Fe का क्या होता है? 26, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी में कितने आवर्त 36 पंक्तियाँ होती हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखे होंगे आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल तो आपको मालूम होगा सी आंसर इसका सही है, मतलब कि 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन? तो हीलियम जो है अक्रिय है, मतलब कि ये किसी भी तत्व से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल में जो बढ़ते क्रम है, जैसे 1 में हाइड्रोजन है, 2 में हीलियम है, 3 में लिथियम है, तो इस तरह के जो बढ़ते क्रम यहाँ पे दिए हुए हैं
वो किसके आधार पर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर, रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या फिर संयोजकता के आधार पर। तो यहाँ पे इस तरह के जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, मतलब कि एक लाइन बाय लाइन, तो वो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया है कि मेंडलीव जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1834 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ अब केमिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ बायोलॉजी में भी टोटल जो है 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म। वेश्म मतलब होता है कक्ष, ठीक है, मतलब कि इस तरह का जो हृदय होता है, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसके 4 वेश्म होते हैं, मतलब 4 कक्ष, ठीक है, जिसको हिंदी में अलिंद कहते हैं और नीले कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जब एक पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो किसको प्राप्त करता है, वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, या फिर प्रकाश को। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ग्लूकोज, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। यहाँ पे अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम तो मैं बता दूँ, इसका सही आंसर है किण्वन, मतलब कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रक्त क्या है, कोशिका, ऊतक, पदार्थ, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है रक्त क्या है, तो इसका सही आंसर है ऊतक। रक्त एक प्रकार का ऊतक है, मतलब कि ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, टीबी, मधुमेह, एनीमिया, या फिर उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आयरन की कमी से रक्त में एनीमिया की बीमारी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्वाइटर अथवा घिंगा पनपता है, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो यहाँ पे जो गला में एक रोग होता है जिसको कहते हैं घिंगा अथवा ग्वाइटर, तो वो चीज़ यहाँ पे आयोडीन की कमी से पनपता है, ठीक है, मतलब जो भी गला में घिंगा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से वो रोग होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, उपरोक्त सभी। यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क का मतलब कि दिमाग का काम क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी कार्य के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एड्स, बेरीबेरी, घेंगा, मधुमेह। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसका सही आंसर है मधुमेह, ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रडियोल, इनमें से सभी। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम तो मैं बता दूँ, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जितने भी हार्मोन हैं सभी एक महिला में एक मादा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो फूल होते हैं, जो नर होते हैं, फूल नर, ठीक है, उनमें कौन सा प्रजनन अंग पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ए, पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 11, एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। क्वेश्चन नंबर 12, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। तो गुणसूत्र होता है इस तरह से होता है XY, ठीक है, और XX, ठीक है। ये जो होता है पूर्ण जोड़ा ये स्त्री में पाया जाता है, और ये XY मतलब कि ये जो जोड़ा नहीं होता है ये पुरुषों में पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री में, मतलब कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, जनन कितने प्रकार से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2, 3, 4, 1, ठीक है। जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 2, ठीक है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 14 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ये जो पुस्तक है जिसका नाम ये, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर डार्विन, ओपेरिन,
लेमार्क क्वाइनी। तो यहाँ पे ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं डार्विन, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 23, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। मनुष्य के अलावा कुत्ता, बिल्ली और भी जितने जाति प्रजाति या फिर जंतु फिर या फिर आलू प्याज ये सभी के भी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो वो सभी आप देखना चाहें तो गूगल में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं और इस तरह का जो है गुणसूत्र आप याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको नहीं मालूम कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो मैं कह सकता हूँ कि आपका 10th क्लास का पढ़ाई जो था वो बहुत पुअर था, ठीक है, बहुत ख़राब आपने पढ़ाई किया है। इसका सही आंसर होता है होमो सेपियंस, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। जब पहली बार मानव का उत्पन्न हुआ, मानव उद्भव हुए तो वो कहाँ हुए। अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कि जब मानव का उत्पन्न हुआ तो वो कहाँ होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका से फिर इधर उधर मानव फैले और धीरे धीरे विकास हुआ मानव का, और जाकर के आज हम जो हैं पूरा दुनिया में फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या फिर ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ स्ट्रेटोस्फीयर मतलब कि ऑप्शन ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 में से ये 2 जो ऑप्शन हैं बी और सी, ये दोनों ऑप्शन सेम हैं, तो ये दोनों तो अलग ही हो जाएंगे, मतलब कि इसको निकाल दीजिए। उसके बाद 4 में से अब 2 बचे, 4 में से 2 अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बता नहीं पाएगा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC का फुल फॉर्म होता है, जो कि एक हानिकारक गैस है, फ्रीज जनरेटर ये वगैरह से निकलता है ये गैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, ठीक है। जब चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उस समय जो अग्रणी नेता थे उसको बताना। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप बनाइए या फिर पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे चिपको आंदोलन है तो चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 1973 को सबसे पहले शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के जो हिमालय के किनारे जो पेड़ हैं, जो जंगल है उसको काटा जा रहा था, जिसके चलते यहाँ पे जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। और इसके अग्रणी नेता कौन थे, यहाँ पे ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, AK बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई, बाबा आमटे। तो इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन जो हैं क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे जो है तीनों के मैंने यहाँ पे आपको बताया क्वेश्चंस। इसके अलावा भी मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, इसके अलावा भी आप किसी बुक से, गूगल से या फिर यूट्यूब से इस तरह के क्वेश्चंस देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और साथ में याद भी करते जाइए, पढ़िए और भूल मत जाइएगा, ठीक है। सभी चीज़ें करते आपको तैयारी करनी है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि आपके एडमिशन हो सके, ताकि आप जितना मेहनत कर रहे हैं वो भी ना बेकार जाए और जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो भी बेकार ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए बस आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।